हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। बायोलॉजी बाय एम निषाद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इकोलॉजी से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर इन विच ऑर्गेनिज्म लिव्स कॉल्ड। धरती और एटमॉस्फेयर जिसमें जीव रहते हैं तो कहलाता है। ऑप्शन है इकोसिस्टम, ऑप्शन बी है बायोस्फीयर, ऑप्शन सी बायो कार्नोसिस, ऑप्शन डी है इकोसोम्स। तो धरती का एटमॉस्फेयर जिनमें ऑर्गेनिज्म या जीव रहते हैं उसे कहा जाता है बायोस्फीयर। इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी बायोस्फीयर। हम कह सकते हैं कि बायोस्फीयर अर्थ के जो धरती होती है उसके ऊपर का पार्ट होता है, जहाँ पर जीव जंतु रहते हैं। हम कह सकते हैं जहाँ पर जीवन पाया जाता है, जहाँ पर जीवन संभव है, उसी को हम बायोस्फीयर कहते हैं। और अर्थ से ऊपर लगभग 5 से 20 किलोमीटर की लेयर होती है पूरे अर्थ के चारों तरफ। और ये बायोस्फीयर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर के जरिए बनी हुई होती है। एटमॉस्फेयर में एयर पाई जाती है, हाइड्रोस्फीयर में वाटर पाया जाता है और लिथोस्फीयर में सॉइल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्टडी ऑफ एनिमल इन रिलेशन टू इट्स इन्वायरमेंट इज नोन एज। जंतुओं का अध्ययन जिनमें इन्वायरमेंट्स से रिलेटेड होता है उसे कहा जाता है, वह कहलाता है। जंतुओं के अध्ययन जिनमें इन्वायरमेंट्स का संबंध होता है, वातावरण का संबंध होता है, कहलाता है। ऑप्शन है ऑटोइकोलॉजी, ऑप्शन बी है पॉपुलेशन इकोलॉजी और ऑप्शन सी है सिनोकोलॉजी, ऑप्शन डी है रिसोर्स इकोलॉजी। तो एनिमल की स्टडी जो कि इन्वायरमेंट से संबंधित होती है वो कहलाती है ऑटो इकोलॉजी। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए ऑटो इकोलॉजी, जिसमें ऑटो इकोलॉजी हम कह सकते हैं कि स्टडी होती है जिनमें जो इंडिविजुअल स्पीसीज होती है किसी भी एनिमल की या पॉपुलेशन की और उनके इन्वायरमेंट्स के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप होता है उसी की स्टडी को ऑटो इकोलॉजी कहा जाता है। और जबकि सिन इकोलॉजी है इसमें स्टडी की जाती है इंटर रिलेशनशिप किसी भी विभिन्न तरीके के ऑर्गेनिज्म, इनमें सिन इकोलॉजी में विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म और उनके इन्वायरमेंट के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप होता है उसकी स्टडी को सिन इकोलॉजी कहा जाता है। जबकि ऑटो इकोलॉजी में हमने बताया कि इनमें इंडिविजुअल स्पीसीज होती है एनिमल की और इन्वायरमेंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, इंटर रिलेशनशिप होता है, उसकी स्टडी को ऑटो इकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिन इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। अभी देखिए पिछले क्वेश्चन में सिन इकोलॉजी के बारे में हमने बताया कि स्टडी होती है जिनमें विभिन्न तरीके के ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं और उसके साथ ही इन्वायरमेंट इन्वॉल्व होता है। मीन्स हम विभिन्न तरीके के ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप होता है उसकी स्टडी को सिन इकोलॉजी कहा जाता है। तो अब इनमें है कम्युनिटी इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट, नेक्स्ट है इंडिविजुअल्स, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इन्वायरमेंट, ऑप्शन डी वाटर। तो इनमें से होगा ऑप्शन नंबर ए कम्युनिटी इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय। जो टर्म इकोसिस्टम है किसने प्रपोज किया था? तो टर्म ऑप्शन ए ओडम, ऑप्शन बी टेंसले, ऑप्शन सी व्हिटेकर, ऑप्शन डी गोले। तो टर्म जो इकोसिस्टम था उसे कॉइन किया था या प्रपोज किया था एजी टेंसले ने 1935 में। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी टेंसले।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम इकोसिस्टम है। ऑप्शन है राइस फील्ड, ऑप्शन बी है फॉरेस्ट, ऑप्शन सी है ग्रासलैंड, ऑप्शन डी है लेक। तो आर्टिफिशियल जो इकोसिस्टम है वो है राइस फील्ड, क्योंकि इसे हम लगाते हैं या राइस को लगाते हैं या धान को लगाते हैं, उसी को हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। जबकि फॉरेस्ट जो होता है नेचुरल होता है, ग्रासलैंड जो होता है नेचुरल होता है, लेक जो होती है नेचुरल होती है, नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। तो इसमें राइस फील्ड जो है ये आर्टिफिशियल होती है, इसलिए इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए राइस फील्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच आर द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। कौन सा फॉरेस्ट इकोसिस्टम का बायोटिक कंपोनेंट्स है, इनमें से कौन सा फॉरेस्ट इकोसिस्टम का बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट्स हम कह सकते हैं कि ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स इन्वॉल्व होती हैं, उसे बायोटिक कहा जाता है। जबकि एबायोटिक जिनमें नॉन लिविंग थिंग्स इन्वॉल्व होती हैं उसे एबायोटिक कहा जाता है। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो बायोटिक कंपोनेंट्स होती हैं वो होते हैं प्रोड्यूसर भी होते हैं, डिकम्पोजर्स भी होते हैं और कंज्यूमर्स भी होते हैं। तो इसलिए से सही होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि बायोटिक कंपोनेंट्स में प्रोड्यूसर भी आते हैं, डिकम्पोजर्स भी आते हैं और कंज्यूमर्स भी आते हैं। और फॉरेस्ट इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर भी पाए जाते हैं, डिकम्पोजर भी पाए जाते हैं और कंज्यूमर भी पाए जाते हैं। तो इसलिए इसमें से होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। जो प्रोड्यूसर होते हैं ये ग्रीन प्लांट्स वो कहलाते हैं, जो कि सनलाइट के जरिए सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को परफॉर्म करते हैं। उनके द्वारा उनको ईट करता है कंज्यूमर्स, और इन कंज्यूमर्स को डिकम्पोज करने का वर्क करता है डिकम्पोजर। जब ये डेड होते हैं कंज्यूमर्स तो इनको डिकम्पोज करने का वर्क करता है डिकम्पोजर। मीन्स बैक्टीरिया, फंजाई, ये सारी चीज़ें डिकम्पोजर्स कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एबायोटिक कंपोनेंट्स इन एन इकोसिस्टम इज। एक इकोसिस्टम में जिनमें एबायोटिक कंपोनेंट्स होता है, ऑप्शन ए है वाटर, ऑप्शन बी है डेफनिया, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी क्लोरेला। तो इकोसिस्टम में एबायोटिक कंपोनेंट्स होता है, जैसा कि मैंने बताया कि बायोटिक कंपोनेंट्स जिनमें लिविंग थिंग्स इन्वॉल्व होती हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स जिनमें नॉन लिविंग थिंग्स इन्वॉल्व होती हैं। तो इनमें वाटर ए नॉन लिविंग थिंग्स, इसलिए इसमें सही ऑप्शन नंबर ए वाटर। जबकि डेफनिया, बैक्टीरिया और क्लोरेला ए लिविंग थिंग्स है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लाइमेटिक फैक्टर। निम्नलिखित में से कौन एक क्लाइमेटिक फैक्टर्स नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक क्लाइमेटिक फैक्टर नहीं है। ऑप्शन ए है विंड वेलोसिटी, ऑप्शन बी है ड्यू या प्रिसिपिटेशन, और ऑप्शन सी है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, और ऑप्शन डी है सॉइल। तो इनमें से क्लाइमेटिक फैक्टर्स नहीं है, ये है सॉइल। इसलिए इसमें से होगा ऑप्शन नंबर डी सॉइल, क्योंकि विंड वेलोसिटी ये भी क्लाइमेटिक फैक्टर है, ड्यू या प्रिसिपिटेशन ये भी क्लाइमेटिक फैक्टर है, और एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी ये भी क्लाइमेटिक फैक्टर है। जबकि सॉइल जो है ये क्लाइमेटिक फैक्टर नहीं है। तो इसलिए इसमें सही है ऑप्शन नंबर डी सॉइल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ एल्गी ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन ए फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर्स जो कि एल्गी की ग्रोथ के लिए होती हैं, जो कि वाटर के सरफेस पर, किसी भी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में वाटर सरफेस पर एल्गी की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर्स होती हैं। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है वाटर, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है सनलाइट। तो इनमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी वाटर।
वाटर इकोसिस्टम में जो वाटर की सरफेस पर जो एल्गी को ग्रो करने के लिए जो मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर होता है वो होता है वाटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ दीज इज नॉट प्रेजेंट इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम। इनमें से क्या पॉन्ड इकोसिस्टम में उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन है लिटोरल जोन, ऑप्शन बी है लिमिनेटिक जोन, ऑप्शन सी है प्रोफंडल जोन, ऑप्शन डी है एबाइसल जोन। तो पॉन्ड इकोसिस्टम में जो जोन नहीं पाया जाता, इनमें पॉन्ड इकोसिस्टम में लिटोरल जोन पाया जाता है जो कि सबसे ऊपर की सरफेस होती है जिस पर छोटे छोटे फ्लोटिंग प्लांट्स ग्रो होते हैं। लिमिनेटिक जोन ये जोन होती है जिनमें छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। और प्रोफंडल जोन होती है जो कि पॉन्ड के सबसे नीचे की या बॉटम लेयर को प्रोफंडल जोन कहा जाता है, जहाँ पर तालाब के बड़े जीव पाए जाते हैं जो मोस्टली बॉटम लेयर में पाए जाते हैं। जबकि एबाइसल जोन जो होता है ये ओशियन में पाया जाता है। ओशियन का एबाइसल जोन ऐसा जोन होता है जो कि डार्क रीजन होता है, इसकी गहराई काफ़ी ज़्यादा होती है। इस पर हम कह सकते हैं कि बॉटम लेयर स्पष्ट नहीं होती है या बॉटम लेयर डिस्टिंग्विश नहीं होती है कि कहाँ तक इसकी गहराई होगी, उसी को एबाइसल जोन कहा जाता है। डार्क रीजन होता है ओशियन का। तो इनमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी एबाइसल जोन, क्योंकि पॉन्ड इकोसिस्टम में ये नहीं पाया जाता और ये तीनों लिटोरल, लेमिनेटिक और प्रोफंडल जोन पाए जाते हैं और ये एबाइसल जोन है ओशियन में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम वाज फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोपाउंडेड बाय। किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो के कॉन्सेप्ट को किसने पहली बार प्रोपाउंड किया था। ऑप्शन है E.P. ओडम, ऑप्शन बी लिंडमैन, ऑप्शन सी आर मिश्रा, ऑप्शन डी टेल। तो एनर्जी फ्लो के कॉन्सेप्ट को किसी भी इकोसिस्टम में पहली बार जो प्रोपाउंड किया था वो किया था लिंडमैन ने। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर बी लिंडमैन। लिंडमैन ने ही बताया था कि 10% लॉ को इन्होंने ही दिया था। 10% लॉ में इन्होंने बताया था कि जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो एनर्जी ट्रैप होती है वो जो हर्बीवोरस होते हैं वे 100% सपोज दैट 100% या 100 किलो कैलोरी एनर्जी को ट्रैप करते हैं, जबकि इसका 10% ही कार्निवोरस एनिमल में या कंज्यूमर्स में जाता है। कार्निवोरस एनिमल में जाता है और कार्निवोरस एनिमल से टॉप कंज्यूमर्स में 10 किलो कैलोरी का सिर्फ 10% जाता, मीन्स 1 किलो कैलोरी जाती। कहने का मतलब यही है कि जो इनमें हर्बीवोरस या कह सकते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं सपोज दैट वे 100% एनर्जी या 100 किलो कैलोरी एनर्जी ट्रैप करते हैं। इनमें से इसका 10% हर्बीवोरस में जाता है, मीन्स हम कह सकते हैं कि 10 किलो कैलोरी। और हर्बीवोरस से कार्निवोरस में 10% का 10 किलो कैलोरी का 10% मीन्स 1 किलो कैलोरी ट्रांसफ़र होता है। इसी को इन्होंने 10% ला कहा था। तो इस लिस्ट में से होगा ऑप्शन नंबर बी लिंडमैन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, मेन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज। मुख्य रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी का सोर्स है। ऑप्शन ए फॉरेस्ट, ऑप्शन बी फ्यूल गैस, ऑप्शन सी कैटल डंग, ऑप्शन डी है कोल। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो मेन है वो है कैटल डंग। ऑप्शन नंबर सी कैटल डंग। व्हिच वन इज द सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का सीक्वेंस कौन सा है। ऑप्शन है डिकम्पोजर, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर, ऑप्शन बी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर, ऑप्शन सी प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर, कंज्यूमर्स, ऑप्शन सी कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर। तो इकोसिस्टम का जो सही सीक्वेंस है वो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर। तो इस लिस्ट में से ऑप्शन नंबर बी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द टोटल एनर्जी फिक्स्ड बाय ए ग्रीन प्लांट ऑफ एन इकोसिस्टम ऑन द होल इज कॉल्ड। ग्रीन प्लांट के द्वारा जो
कुल एनर्जी फिक्स की जाती है किसी भी इकोसिस्टम में, वो पूरी एनर्जी कहलाती है, वो पूरा कहलाता है। ऑप्शन ए है प्राइमरी प्रोडक्शन, ऑप्शन बी है सेकेंडरी प्रोडक्शन, ऑप्शन सी है नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, ऑप्शन डी है ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन। ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन मीन्स किसी भी ग्रीन प्लांट के द्वारा जो टोटल एनर्जी किसी भी इकोसिस्टम में फिक्स की जाती है वो कहलाती है ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन। तो इस लिस्ट में से ऑप्शन नंबर डी ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन। जो ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन होता है इसमें हम कह सकते हैं कि टोटल अमाउंट जो होती है केमिकल एनर्जी की वो फोटोसिंथेसिस के जरिए फिक्स की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, मैक्सिमम सोलर एनर्जी कैन बी ट्रैप्ड बाय। अधिकतम सोलर एनर्जी ट्रैप की जा सकती है। ऑप्शन ए है ग्रोइंग ग्रासेस के द्वारा, ऑप्शन बी है प्लांटिंग ट्रीज के द्वारा, ऑप्शन सी हार्वेस्टिंग ट्रीज के द्वारा, ऑप्शन डी है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स का कल्टीवेशन करके। तो ज़्यादातर जो मैक्सिमम जो सोलर एनर्जी ट्रैप की जा सकती है वो की जा सकती है मीन्स क्रॉप्स का कल्टीवेशन करके। तो इस लिस्ट में से ऑप्शन नंबर डी कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी ए हर्बीवोर स्टोर आफ्टर फीडिंग ऑन ग्रीन प्लांट्स। व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ ए हर्बीवोर्स का कौन सा अमाउंट या कितना अमाउंट एनर्जी स्टोर करता है जब किसी भी ग्रीन प्लांट को वो खाता है या फीड करता है, तो कितनी एनर्जी को वो स्टोर करता है। मीन्स कोई भी हर्बीवोरस एनिमल जो होता है वो ग्रीन प्लांट को जब खाता है तो कितनी एनर्जी को वो स्टोर करता है। ऑप्शन है 10%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 30%, ऑप्शन डी है 40%। तो जैसे कि हमने बताया कि ये 10% एनर्जी को स्टोर करते हैं, 10% एनर्जी एक एनिमल से दूसरे एनिमल में ट्रांसफ़र होती है, जिसको 10% ला कहा जाता है, और ये 10% ला को लिनमैन ने दिया था, इसलिए इसमें सही ऑप्शन नंबर ए 10%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, द रेट ऑफ एनर्जी एट कंज्यूमर लेवल इज कॉल्ड। कंज्यूमर लेवल की जो एनर्जी की दर होती है वो कहलाती है। ऑप्शन ए है कंज्यूमर लेवल की जो एनर्जी की दर होती है वो कहलाती है। ऑप्शन ए है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन बी है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन सी है ग्रास प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन डी है नेट प्रोडक्टिविटी। तो कंज्यूमर लेवल पर जो एनर्जी की दर होती है या ऊर्जा की दर होती है वो कहलाती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो इस लिस्ट में से ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। जबकि जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो हम कह सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स किसी भी इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं जो एनर्जी ट्रैप करते हैं या स्टोर करते हैं उसी को प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। और जबकि जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हमने बताया कि ये ऑर्गेनिक मैटर्स कंज्यूमर्स के द्वारा जो सिंथेसिस की जाती है, ऑर्गेनिक मैटर के द्वारा जो फूड जो स्टोरेज किया जाता है फूड का, उसी को सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर्स के द्वारा जो सिंथेसिस होती है ऑर्गेनिक मैटर की उसी को सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। और जबकि ग्रास जो प्रोडक्टिविटी होती है हमने बताया कि जो टोटल अमाउंट केमिकल अमाउंट जो होता है, जो केमिकल एनर्जी होती है, टोटल जो केमिकल एनर्जी होती है फोटोसिंथेसिस के जरिए जो प्रोड्यूस की जाती है, फिक्स की जाती है, उसी को ग्रास प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। जबकि नेट प्रोडक्टिविटी जो होती है ये जो एनर्जी स्टोर होती है उसको छोड़ करके रिस्पायरेशन के बाद जो एनर्जी स्टोर होती है उसी को नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है, नेट प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। या कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ स्टोर एनर्जी लेफ्ट आफ्टर रिस्पायरेशन, मीन्स रिस्पायरेशन के बाद जो एनर्जी स्टोर होती है उसी को नेट प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम प्लांट थ्रू हर्बीवोरस टू कार्निवोरस इज कॉल्ड। फूड एनर्जी का स्थानांतरण
पौधों से हर्बीवोरस मीन्स शाकाहारी और शाकाहारी से मांसाहारी या मांसाहारी तक का जो होता है वो कहलाता है। ऑप्शन ए है। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो फूड का ट्रांसफ़र होता है प्लांट से हर्बीवोरस में, हर्बीवोरस से कार्निवोरस में, उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए इकोसिस्टम, ऑप्शन बी है इकोलॉजिकल लिंक, ऑप्शन सी है फूड चेन, ऑप्शन डी है बायोटिक सक्सेशन। तो जो एनर्जी होती है, जो ट्रांसफ़र होती है पौधे से हर्बीवोरस एनिमल में, मीन्स ग्रीन पौधे से हर्बीवोरस शाकाहारी जीव में और शाकाहारी से सर्वाहारी, ऐसा कह सकते हैं कि मांसाहारी एनिमल में या सर्वाहारी एनिमल में जो ट्रांसफ़र होती है एनर्जी, उसी को हम कहते हैं फूड चेन। तो इस लिस्ट में से ऑप्शन नंबर सी फूड चेन मीन्स पौधों से हर्बीवोरस में, हर्बीवोरस से कंज्यूमर्स में, मीन्स कंज्यूमर में हम कह सकते हैं कि कार्निवोरस और ओमनिवोरस दोनों इंक्लूड होते हैं। तो इस लिस्ट में से ऑप्शन नंबर सी फूड चेन, इसे फूड चेन कहा जाता है क्योंकि इनमें एक जीव से दूसरे जीव में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, एक प्रकार का चेन बनता है, फूड का चेन बनता है, उसी को फूड चेन कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, ग्रीन प्लांट्स फॉर्म, हरे पौधे फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ऑप्शन बी सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, ऑप्शन सी थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ऑप्शन डी कंप्लीट फूड चेन। तो जो हरे पौधे होते हैं वे बनाते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो इस लिस्ट में से ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, क्योंकि ये सबसे पहले यही एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स सोलर एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के जरिए बनाते हैं, इसी वजह से इसे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है। जबकि जो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल होता है, इसके बाद जो कंज्यूमर्स होते हैं या हर्बीवोरस जो एनिमल होते हैं वे सेकेंड ट्रॉपिक लेवल होते हैं, और जबकि जो थर्ड ट्रॉपिक लेवल होता है जिससे हम कह सकते हैं जो कंज्यूमर्स इन्वॉल्व होते हैं उसे थर्ड ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, ट्रॉपिक लेवल आर फॉर्म्ड बाय, ट्रॉपिक लेवल फॉर्म्ड होता है किसके द्वारा? ऑप्शन है ओनली प्लांट, ऑप्शन बी ओनली एनिमल, ऑप्शन सी ओनली कार्निवोरस, ऑप्शन डी ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन ए फूड चेन। जो ट्रॉपिक लेवल होता है उसका वो बनता है जो जीव होते हैं एक दूसरे से फूड चेन में जुड़े हुए होते हैं, उसी के ज़रिए ट्रॉपिक लेवल का निर्माण होता है। जैसे कि हमने बताया कि ढेर सारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, एक फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल का फॉर्मेशन करते हैं, उसके बाद जो उन ग्रीन प्लांट्स को खाने वाले जानवर होते हैं, जीव होते हैं, वो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल का फॉर्मेशन करते हैं, और उन जीवों को जो और जीव खाने वाले होते हैं वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो फूड चेन में एक जीव दूसरे जीव से इंटरलिंक्ड होता है। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर डी ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन ए फूड चेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, एनर्जी फ्लो थ्रू फूड चेन इज, फूड चेन के द्वारा एनर्जी का बहाव प्रवाह होता है, हमेशा होता है, ऑलवेज। एनर्जी फ्लो थ्रू फूड चेन इज ऑलवेज, एनर्जी का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह फूड चेन के द्वारा हमेशा होता है। ऑप्शन ए साइक्लिक, ऑप्शन बी नॉन साइक्लिक, और ऑप्शन सी है सेमी साइक्लिक, ऑप्शन डी है नॉन। तो एनर्जी का फ्लो जो होता है, ऊर्जा का जो प्रवाह होता है फूड चेन के द्वारा, वो हमेशा होता है नॉन साइक्लिक। इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर बी नॉन साइक्लिक, क्योंकि साइक्लिक नहीं होती, एक जीव से दूसरे जीव तीसरे जीव को खाता रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, स्पीसीज कंटेंट ऑफ प्लांट ग्रोइंग इन एन एरिया इज रिफर्ड एज, स्पीसीज कंटेंट पौधे की जो ग्रो होते हैं उनकी स्पीसीज कंटेंट जो किसी भी एक एरिया में होती हैं, या हम कह सकते हैं कि जो पौधे ग्रो होते हैं एक ही स्पीसीज के एक ही एरिया में, वो कहलाते हैं। ऑप्शन है पॉपुलेशन, ऑप्शन बी है फ्लोरा, ऑप्शन सी वेजिटेशन, ऑप्शन डी कम्युनिटी। तो जो प्लांट की एक ही स्पीसीज किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में जो ग्रो होती है उसे पॉपुलेशन कहा जाता है। तो इस लिस्ट में से ऑप्शन नंबर ए पॉपुलेशन।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडेमिक प्लांट। निम्नलिखित में से कौन एक एंडेमिक प्लांट है, स्थानिक पौधा है। मीन्स एंडेमिक मीन्स ऐसे प्लांट या ऐसे एनिमल जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर पाए जाते हों, मीन्स एक ही जगह पर पाए जाते हैं, उसे एंडेमिक प्लांट कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन है नेफेंथिस खसियाना, ऑप्शन बी रेक्सिया डिस्कोलर, ऑप्शन सी है साइनोडॉन डैक्टाइलन, ऑप्शन डी है बर्नोनिया सिनरिया। तो इनमें से एंडेमिक जो प्लांट है वो है नेफेंथिस खसियाना, जो कि मेघालय के रीजन में पाया जाता है। तो इस लिस्ट में से ऑप्शन नंबर ए नेफेंथिस खसियाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, सेवरल स्पीसीज लिविंग टुगेदर। विभिन्न प्रकार की प्रजातियां एक साथ रहती हैं विथ म्यूचुअल एडजस्टमेंट्स के साथ इन ए नेचुरल एरिया और डिजाइनेटेड एज। विभिन्न प्रकार की जो स्पीसीज होती है वे एक साथ म्यूचुअल एडजस्टमेंट आप आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं किसी भी नेचुरल एरिया में कहा जाता है। ऑप्शन है बायोटिक कम्युनिटी, ऑप्शन बी पॉपुलेशन, ऑप्शन सी इको स्पीसीज, ऑप्शन डी इको फेंस। तो जो ढेर सारी स्पीसीज एक साथ रहती है उनमें आपस में रिलेशनशिप होता है, एक दूसरे से को लाभ पहुंचाते हैं या एक दूसरे से लाभ लेते रहते हैं किसी भी नेचुरल एरिया में, वो कहलाती हैं बायोटिक कम्युनिटी। तो इस लिस्ट में से ऑप्शन नंबर ए बायोटिक कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, एसोसिएशन ऑफ एनिमल इन विच बोथ द पार्टनर्स आर बेनिफिटेड। जंतुओं का संगठन जिनमें दोनों पार्टनर को लाभ होता है। ऑप्शन ए कॉलोनी, ऑप्शन बी कमेंसलिज्म, ऑप्शन सी मुटुअलिज्म, ऑप्शन डी अमेंसलिज्म। तो इन जंतुओं का ऐसा संगठन जिनमें दोनों पार्टनर्स को लाभ होता है उसे कहा जाता है मुटुअलिज्म। इस लिस्ट में से ऑप्शन नंबर सी मुटुअलिज्म, या इसी मुटुअलिज्म को सिम्बायोसिस कहा जाता है, जिनमें इनमें दोनों एनिमल को लाभ होता है। जैसे हम कह सकते हैं ग्लाइकेन, इनमें एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन होता है। जो एल्गी होती है ये फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के जरिए फंजाई को भोजन प्रोवाइड करती है और फंजाई जो होती है इनको शेल्टर प्रोवाइड करती है। और उसी तरीके का जो एसोसिएशन तो जूक्लेरला और हाइड्रा का होता है। जबकि जो कमेंसलिज्म होता है इनमें सिर्फ एक एनिमल को बेनिफिट मिलता है, लाभ मिलता है और दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता है, उसको कहा जाता है कमेंसलिज्म। जबकि अमेंसलिज्म जो होता है इनमें एक को लाभ होता है और दूसरे को हानि होता है, उसी को अमेंसलिज्म कहा जाता है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने इकोलॉजी से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया। अगर डिस्कशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।